फाइन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यार ये अकबर खत्म नहीं हो रहा है यार, दिमाग खराब हो गया। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्लास। क्या हाल चाल है आप लोगों के? रहने। यार मेरा वो पानी का बोतल ले आ रहा हूँ। अरे भाई, आप लोग बात कर लो, विल डिस्कस लेटर। नहीं नहीं सर, थोड़ी देर बात करनी पड़ेगी आपको। हाँ, अच्छा तो कहाँ पे थे हम लोग? अकबर रिलीजियस पॉलिसी पे थे क्या? मनसबदारी तो हो गया था ना मैम। मनसबदारी क्या है मैम, बताइए जरा। रहने दो। मनसबदारी है क्या? हाई रैंक, लोअर रैंक के भी होते हैं लोग। मनसब इज अ रैंक। मनसबदारी इज अ रैंकिंग सिस्टम। पोस्ट है। जितना जात होगा उतनी सवार रखना। जात और सवार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग। जात के बेसिस पर आपका पे डिसाइड होगा, जो योर रैंक विल बी डिसाइडेड। एंड सवार के बेसिस पर क्या हुआ? बहुत इश्यूज हैं। हाँ, और सवार जो होगा वो बेसिकली जात के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि कितनी जात मिली आपको। ठीक है, ये वो जात नहीं है, कास्ट वाला जात नहीं है। इट इज बेसिकली द रैंकिंग सिस्टम, राइट? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मनसबदारी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अकबर। अच्छा, आप लोगों में कुछ लोगों ने बोला था कि अकबर वाज ऑर्थोडॉक्स इनिशियली, लेटर ऑन ही बिकेम लिबरल। ऐसा किसी ने बोला था मेरे को। किसी ने बोला था ये? सर, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट शाहजहां। शाहजहां वाज ऑर्थोडॉक्स इनिशियली, लेटर ऑन जो है ही बिकेम लिबरल। नहीं सर, अकबर जो है, अकबर को इतनी फुर्सत ही नहीं है। शुरुआत में तो लड़ाई लड़ता रहा। नहीं सर, ठीक नहीं है। नहीं चल, मैं चेक कर लिया, वो जो भी लिखा हुआ है, पर जो बात कही जाती है वो शाहजहां के बारे में कही जाती है। शाहजहां जो है, उन्होंने जो लिखा है लिखने दो, और मैं जो बता रहा हूँ आप समझ। अकबर, शुरुआत में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता अकबर के बारे में, वेरी छोटा बच्चा सा टाइप का, लड़ता रहा, बहुत सारी रिवोल्ट्स हुए उसमें, रिवोल्ट को क्रश करता रहा। लेटर ऑन जो है ना, ही फॉर्म्ड हिज ओन पॉलिसी। क्या है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो जो क्लर्जी क्लास ने बोला वो बोल गया। जो अकबर का अपना कैरेक्टर आता है ना, वो आता है इबादत खाना के डिस्कशन से। बात समझा कि नहीं? अकबर को तो जिसने जो बोल दिया वो सुन लिया हो, भाई हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। कुछ लिखा हुआ आता है, उसको क्लर्जी क्लास पढ़ के सुना देता उसे। उसे खुद पढ़ना तो आता नहीं है। एक बार जोधा भाई ने लिख के दिया, भाई हम तुम्हारे लिए उर्दू सीख रहे हैं, अरबी सीख रहे हैं, आई लव यू लिख दिया। उसने बोला पढ़ के देखो। कह रहा भाई हम तो पढ़े लिखे, सारा अक्षर भैंस बराबर। बेचारे इतना मेहनत किया, सब बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ सर कि वो बेसिकली क्या है कि उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। बेसिकली जो क्लर्जी क्लास कहते थे उसको इंटरप्रिटेशन करता था। जब अपनी पॉलिसी बनती है इबादत खाना की डिस्कशन से। सर सुनिएगा, इबादत खाना इज अ प्लेस वेयर मैनी स्कॉलर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन यूज टू डिस्कस अबाउट रिलीजन। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इबादत खाना एक ऐसी जगह है जहां पर विभिन्न धर्मावलंबी गुरु जो थे वो आते थे और धार्मिक वाद विवाद करते थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और जान लीजिए, बहुत सारे वाद विवाद हुए। हुआन सांग ने भी वाद विवाद किया है। देखिएगा, हुआन सांग जो वाद विवाद करता था, तो उस वाद विवाद में आपको ये दिखता था कि मुझे महायानी बुद्धिज्म इंपोज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हुआन सांग जब डिस्कस करता था तो वो महायानी बुद्धिज्म के बारे में बताता था। वो वाद विवाद नहीं कर रहा था, एक्चुअली ही वाज प्रीचिंग, प्रीच कर रहा था, बुद्धिज्म फैलाना चाह रहा था। तो जहां पर भारतीय इतिहास में जहां वाद विवाद हुआ है, वहां पर बेसिकली अपने धर्म के बारे में ज्यादा बताने पर हुआ है। नहीं समझा?
जैसे मैंने कहा लेट्स डिस्कस अबाउट रिलीजन, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सभी रिलीजन के बारे में सुनूंगा ना, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। अब चूंकि मैं हिंदू हूं ना, तो मैं ज्यादा बात हिंदुओं को सुना, हाँ ऐसा हिंदुइज्म ऐसी बात है, सनातन में ऐसा है वैसा है फलाना है, कट्टर नहीं है ना। तो ये अपन ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना कि मैं डिस्कशन तो सुनूंगा, लेकिन मैं अपनी बात इंपोज करूंगा, मैं अपने चश्मे से दूसरे रिलीजन को देखने की कोशिश करूंगा। इबादत खाना में अकबर द्वारा ऐसा नहीं था। अकबर एक्चुअली वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, समझ मारा उसने। ही नेवर इम्पोज इस्लाम ओवर इबादत खाना। बहुत सारे जैन स्कॉलर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं उनके, जैन होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियंस हैं, जोरास्ट्रियंस हैं, बहुत सारे धर्मावलंबी जो गुरु हैं, वो सब आए, उन्होंने डिस्कस किया। अकबर नेवर इम्पोज दी सुन्नी फेथ ऑफ इस्लाम ओवर अदर रिलीजन। वो बातों को सुन रहा था, समझ रहा था, और ये शायद अकबर के ना पढ़े लिखे होने की वजह से ज्यादा था। When we learn a lot, we become arrogant. आपको पता है मैम? हाँ, हम जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, वी बिकम एरोगेंट। आप देख लीजिए, जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो ना, थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं। वो आप यू वॉन्ट बी एबल टू परसुएड अ वेरी लिटरेट पर्सन। आप बड़े पढ़े लिखे लोगों को ना जल्दी आप ना मैडम परसुएड नहीं कर पाओगे। अनपढ़ को समझाना कंपैरेटिवली आसान है, अगर वो बैठ जाए तो। अनपढ़ बैठता ही नहीं है, दिक्कत तो बड़ी बात यही है। वो कहेगा हमारे पास समय नहीं है, हम जा रहे हैं, बोर हो गए। अगर वो बैठ गया तो समझाना आसान है। जब हम एथिक्स पढ़ते हैं ना, तो एक टॉपिक है उसमें परसुएशन। आप लोग शायद पता नहीं कितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एथिक्स टॉपिक पढ़े होंगे। उसमें एक टॉपिक है परसुएशन। परसुएशन में कहा जाता है कि अनपढ़ लोगों को परसुएट करना आसान है, और इनफैक्ट बहुत ही आसान है, क्योंकि जो समझाना है आप उन्हें समझा सकते हैं। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज रखिए, समझ जाएगा। पढ़े लिखों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो फिर बहुत सवाल जवाब करता है, ऐसा है वैसा है, आप कैसे बोल रहे हैं, आप तो इनका पक्ष ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। अकबर के लिए इजी था। अकबर एक्चुअली वांटेड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इबादत खाना। ये अकबर की अच्छी बात थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने बहुत सारे रिलीजन के बारे में पता किया। कि जैनिज्म में अहिंसा परमो धर्म है, बुद्धिज्म में मध्य मार्ग है, सनातनों में, सनातनी धर्म में जो है ग्रेटिट्यूड है, थैंक गिविंग है, नेचर वर्शिप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जोरास्ट्रियनिज्म में फायर वर्शिप है ना, उनकी अपनी माइथोलॉजी है। तो ही लर्न अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बहुत सारे धर्मों। इनफैक्ट उसने जो है इस्लाम के जो गुरु है, वो मौलवी, उनको भी बुलवाया था। कई बार झगड़ा भी हो जाता था। समझ रहे हो कि नहीं? आइए आइए। तो अकबर सीखा, जाना। अकबर ने जब ये सारी टीचिंग जान लिया मैम, तो अकबर ने कॉन्सेप्ट दिया सुल ए कुल। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए मैम। ये पूछ देगा कि हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुल ए कुल। सुल ए कुल सुना है आपने? इससे पहले सुना है सर? सुल ए कुल का नाम सुना है? क्या मतलब होता है सुल ए कुल? सर फारसी शब्द है। अरे आप बोलिए तो सही, तो बताएंगे ना सही मतलब। अकबरे का सुलह कुल बताइएगा। हाँ बोलिए, आज सुलह कुल बताइए। एनीबडी? किसी को नहीं पता? सुलह कुल बिल्कुल सर सही, एकदम 100% सही बोला। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सुलह कुल, कुल मतलब होता है समूचा, और सुलह मतलब होता है दोस्ती, हारमोनी। सभी लोगों में हारमोनी होनी चाहिए। सुलह कुल, सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सभी में भाईचारा होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट दिया। सभी रिलीजन से पढ़ के थे, बोला भाई ऐसा है, सभी रिलीजन की टीचिंग मोरल सेम है, पीस होना चाहिए, है कि नहीं? धर्म का निर्वाह करने, कोई ऐसा धर्म है जो ये बात नहीं बोलता है? ये बात मानने, ये बात अलग है कि धर्म के मानने वाले अलग अलग होते हैं। देखो तुम एक चीज समझो,
अगर तुम हिंदू हो ना तो तुम कहोगे अरे यार भगवत गीता में तो श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में बताया, लेकिन तुम अगर अदर रिलीजन के होगे ना तो तुम्हें कहेगा यार धर्म भगवत गीता में तो वायलेंस है, वो तो हमेशा श्री कृष्ण को कह रहे हैं युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो। नहीं समझ रहे हो बात को? इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। समझना? नहीं समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूं? तुम अगर नॉन हिंदू हो तो तुम भगवत गीता में केवल वायलेंस ढूंढोगे। चश्मा ही अलग है ना मैम, क्या बोलोगे आप? मैंने कई सारे नॉन हिंदू से ये बोला है कि भगवत गीता को बैन कर देना चाहिए, वायलेंस है उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हर एक श्लोक के बाद जो है जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। पूरा भगवत गीता तो यही है ना, है? लेकिन उसका सार वो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिटरल मीनिंग भी वो नहीं है। भगवत गीता का मतलब क्या होता है कि धर्म के लिए आप जो है आगे बढ़े। वो धर्म वो रिलीजन वाला नहीं, हिंदू सनातन के लिए नहीं, जो सही है उसके लिए आगे चले, धर्म की रक्षा के लिए। उसमें जो टीचिंग्स हैं आप उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए कुरान में अगर नॉन मुस्लिम है तो आप कुरान में वही निगेटिव बातें ढूंढेंगे। निगेटिव ढूंढेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं निगेटिव, निगेटिव इंटरप्रिटेशन ढूंढेंगे। बात समझे कि चश्मे चश्मे पे बात होती है। लेकिन यहां पर क्या है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने डिफरेंट रिलीजन को समझा और लास्ट में कहा सुलह कुल, और एक रिलीजन शुरू किया दिने इलाही। अब यहाँ अकबर एक गड़बड़ करते हैं। दिने इलाही में बहुत सारे लोग जुड़े भी, टोडरमल वगैरह सब जुड़ गए सब कोई। अकबर जब दिने इलाही लाते ना, कहते हैं मैं एक नया दीन ला रहा हूं और जिसका प्रवर्तक मैं स्वयं हूं, दिने इलाही। अब देखो हम लोग ऑप्शनल लेवल के हैं नहीं, तो दिने इलाही में क्या क्या एंगल थे वो तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां दिक्कत थी। किसे दिक्कत होगी मैम अगर दिने इलाही आएगा और ये बोलेगा मैं उसका नया प्रवर्तक हूं, तो किसे दिक्कत होगी? क्लर्जी क्लास को। मुस्लिम तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हुए दिने इलाही, पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो है क्लर्जी क्लास की, क्योंकि उनका तो दाना पानी बंद हो जाएगा। उनका तो कुरान के इंटरप्रिटेशन से, कुरानिक टीचिंग से, शरिया टीचिंग से ही पेट चल रहा है। नहीं समझे बात? तो क्लर्जी क्लास क्या कहेगा? क्लर्जी का क्लास कहेगा कि क्या इन्होंने अपने आप को प्रॉफिट तो नहीं घोषित कर दिया है? और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कोई प्रॉफिट है ही नहीं, आखिरी प्रॉफिट है वो। यानी अगर सर मैम, यानी अगर अकबर ये कहते हैं कि हमने दिन इलाही लिया और मैं उसका प्रवर्तक हूं, इसका मतलब यही हुआ कि आप प्रॉफिट हैं। तो ये थोड़ी सी जो है ना अन इस्लामिक, एंटी इस्लामिक जो बोलना शब्द इस्तेमाल करें वो हो गया कई लोगों के लिए। इसीलिए देखिएगा उनके कोर्ट पोर्ट में एक बरानी करके हैं, बहुत क्रिटिसाइज किया है अकबर को भर भर के, पागल है, मनसबदारी इज अ कंप्लीट फेलियर, ये वो फलाना डिमाका, जबरदस्त वाले क्रिटिक है अकबर के। समझ में आया सर? तो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द रिलीजन? एक्चुअली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो अकबर जो है। समझ में? उनके एक्शन से भी दिखता है, पिलग्रिमेज टैक्स हट गया है और मतलब कि ये हट गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कुछ हद तक इसी रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया है जहांगीर ने। जहांगीर तो भाई साहब, जहांगीर इज बोर्न आउट ऑफ हिंदू मदर, पर इसको मुसलमान सिद्ध होने के ज्यादा चुल्ल नहीं था, सिकंदर लोदी की तरह। शाहजहां इज ऑल्सो बोर्न आउट ऑफ हिंदू मदर, पता है ना आपको? गज्जी कोई बाई करके, गजिया बाई ऐसे कुछ नाम है उसका, हखरा बाई या नाम मैं भूल रहा हूं यार। और उसको थोड़ा सा शुरुआती फेज में है कि उसे मुस्लिम प्रूफ करना है। जब बादशाहों को मुसलमान प्रूफ करना पड़ जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बादशाह तो बादशाह है, उससे वो तो मुसलमान और हिंदू से बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान की रिलीजन से ऊपर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं।
मतलब उसका कोई धर्म नहीं होता है यार। बादशाह का जो धर्म होता है उसका सब्जेक्ट का वेलफेयर होता है, नहीं समझे। जब बादशाही ये प्रूफ करने में लग जाएगा मैम कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूं जैसे औरंगजेब कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगा सर? बादशाह अगर प्रूफ करने लग जाए कि मैं बड़ा हिंदू हूं, अशोक से सीख सकते हैं आप इस बात को, आप कुछ हद तक अकबर से भी सीख सकते हैं। अशोक से क्या सीख सकते हैं? अशोक लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, but he never influenced his policies because of Buddhism. He never imposed. उसने अपने सब्जेक्ट में कभी इंपोज नहीं किया कि आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करिए। उसकी पॉलिसीज में भी धम्मा जो दिखाई देता है वो वैसा दिखाई नहीं देता है जैसा आप दिख रहा है। मतलब वो वाला धम्मा नहीं जो कि गौतम बुद्ध बोल के गए हैं, वो एक जनरल वेलफेयर की बात कर रहा है। अकबर में भी आपको इस्लामिक टिंज नजर नहीं आता है। अब वो चाहे जिस वजह से भी हो, बिकॉज ऑफ द फोर्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द अपीजमेंट ऑफ राजपूत, मुझे नहीं मालूम, पर वो एडमिनिस्ट्रेटर है। हिंदू मुसलमान से थोड़ा तो ऊपर जरूर है वो। जहांगीर में भी ये बात नजर आता है अपने बाप वाला, बड़े वो गांजा फीम दारू में लिप्त है पूरी तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि हुमायूं के बाद इतना बड़ा दारूबाज कोई होगा यार। मुगले बादशाह में गजब दारू पीते हैं बहुत। मतलब आप समझ लीजिए कि उसकी बादशाहत के, मतलब बादशाहत के जितने भी क्रिटिक थे ना कि ये राजा नहीं बनेगा, सारी बात इसी पे निपट जाता था कि ये तो दबोदोड़ा दारूबाज है, 24 घंटा दारू में रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाबर बहुत बड़ा योद्धा है भाई, डिप्लोमैट है बाबर। देखो अगर तुम पढ़ाई करोगे, रिजल्ट दोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, दिन भर तुम यही इधर उधर ही कर रहे हो तो नहीं चलेगा। बाबर योद्धा है यार। नहीं, हुमायूं, हुमायूं को भी कह सकते हो भाई युद्ध लड़ा, उसके भाई लोग साथ नहीं दे रहे तो क्या करेगा भाई? अस्कारी, हिंडन, ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप है उसके पास, तो उसकी किस्मत ही बिल्कुल गड़बड़ है। शेरशाह सूरी हरा ना पाता, चुनार के युद्ध में शेरशाह सूरी हार गया था। कुछ तो दारू ने डुबाया, अब कुछ भाइयों ने डुबो दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकबर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सूफी है। सेम बात जहांगीर के साथ भी है। अभी मैं जहांगीर की रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूं तो मैं अभी उसकी डिस्कस नहीं करूंगा उस समय, जहांगीर अभी जस्ट स्टार्ट करूंगा। जहांगीर भाई साहब दिवाली होली सब मना रहा है। जहांगीर के टाइम में कई मंदिर बनाए गए, ये जो आपके वृंदावन के मंदिर वगैरह दिखाई देते हैं, नहीं है प्रेम मंदिर उसका नहीं है। जितने भी वृंदावन में मंदिर वगैरह जो दिखते हैं ना आपको, जो पुराने मंदिर हैं वो जहांगीर के टाइम में बने हुए हैं। समझ में आ रहा है? जहांगीर के टाइम में मैम आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा रिलीजियस एंगल को लेकर। जहांगीर के समय में बस एक ही नोटोरियस एक्ट हुआ है, वो ये हुआ है जहांगीर के थे दो बेटे, खुसरो और खुर्रम। खुसरो ने अर्ली फेजेस में रिवोल्ट किया, खुसरो का साथ उसके नाना ने दिया मान सिंह ने, और उसका साथ एक और आदमी ने किया गुरु अर्जन देव जी ने। तो जब खुसरो को उसने अंधा किया है तो उसके बाद इन्हें गुरु अर्जन देव को एक्सक्यूट कर दिया है, सिख गुरु। तो पहले सिख गुरु एक्सक्यूशन जो है ये हुआ, ये बहुत बड़ा एक्ट है, इसको छोटा मोटा एक्ट मत मान लीजिएगा। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे, और 5 गुरु तक स्पिरिचुअलिज्म चलता है। सब सीख की बातें बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लंगर करिए, सेवा करिए, लेकिन 6वें गुरु से बात बदल जाती है। सिख जो होता है एक मिलिटेंट गुरु बन जाता है बिकॉज ऑफ जहांगीर। ये गलती हुई है जहांगीर से, नहीं समझा? 6वें से लेके जो 10वें गुरु हैं
ये सारे मिलिटेंट है। और 10वें तो भाई साहब पूरा एक खालसा पंथ तैयार करके देते हैं, जिसमें उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप का एक डिसिप्लिनरी ऑर्डर बना रखा है कि 5 क होने चाहिए आपके पास। क्या क्या मैम? केश, कृपाण, कच्छा, टंगा और कड़ा। एक मिलिटेंट ग्रुप बना के जाते हैं 5 में की स्टिक जो है मिलिटेंट ग्रुप रहेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। जहांगीर के पूरे करियर में यही बात हुआ है। लेकिन वहीं पर शाहजहां की अगर बात करी जाए मैम, तो शाहजहां की जो रिलीजियस पॉलिसी, मैं एक ही साथ रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस करूंगा, बार बार में 10 बार वही एक बार बात करना। शाहजहां का अर्ली फेज जो है वो ऑर्थोडॉक्स है। इसने कसम खा रखा है कि जो मेरे फादर ने किया रिवर्स कर दूंगा उसको, एक भी हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाऊंगा। दूसरी बात, कम से कम 70 से 76 मंदिर ऐसे थे जो जहांगीर के टाइम में बनने थे, जिसका फाउंडेशन आ गया था। तो इसने डिक्लेयर किया था कि किसी भी मंदिर जिसका फाउंडेशन दे दिया गया है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तोड़ दिया जाना चाहिए। करीब 70 से 76, ये कई बहुत कम लोगों को पता है ये बात, शाहजहां के टाइम में कई मंदिर तोड़े गए हैं। नहीं समझा? शाहजहां ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस रोका है। बलबन के सामने, बलबन के बाद एक सिस्टम शुरू हुआ था सिजदा पैबोस, कि सभी बादशाहों ने शुरू करवाया था। शाहजहां ने सिजदा पैबोस सिस्टम को अलग कर दिया, हटा दिया, कहा कि ये सिजदा नहीं करना बादशाह के साथ। लेकिन गजब के आदमी है शाहजहां भाई साहब, सर जुगान, सिजदा पैबोस हटवा दिए हैं। तो तुम इतने बड़े मुसलमान हो, झरोका दर्शन बैठा, तो झरोका दर्शन जानते हो क्या होता है? सुबह सुबह बादशाह अपने सब्जेक्ट यानी कि जो उनकी प्रजा है उसके सामने अपने आप को दिखाएंगे, सब उनको नमस्कार आदाब, फिर बादशाह अपनी बात कहेंगे, सभी लोग सुन के चले जाएंगे। नहीं समझी बात को? तो ये भी थोड़ा सा अन इस्लामिक है, किसी को फेस देना, उसको अनड्यू इंपॉर्टेंस देना। इस्लाम इक्वालिटी में बिलीव करता है, समझे बातों की नहीं? तो वो झरोखा दर्शन जिससे राजा का स्टेचर थोड़ा ऊपर हो रहा है उसको नहीं हटाया है। इसीलिए आप देखिएगा दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास में ही झरोखा दर्शन वगैरह होता था। वो अकबर ने सॉरी शाहजहां ने लाल किले में बनवाए हैं, तो झरोखा दर्शन नहीं हटवाया, लेकिन सिजदा पैबोस हट गया है। शुरुआती फेज में शाहजहां इज ऑर्थोडॉक्स, लेकिन बाद के फेज में जब उनकी बेटी होती है जहां आरा, और उनके बहुत बेटे हैं, 2 इंपॉर्टेंट बेटे हैं, दारा शिको एक बेटा है और दूसरा औरंगजेब। अब ये 2 अलग अलग एलिमेंट है बिल्कुल। दारा शिको इज वेरी लिबरल, उपनिषद का ट्रांसलेशन पर्शियन में, बहुत सारे हिंदू धर्म के बहुत बड़ा स्कॉलर। जितने भी लोग नॉन हिंदू थे उस समय के, राजपूत हो चाहे जो भी हो, मराठा हो, जितने भी, सब चाहते थे कि दारा शिको उसके बाद बादशाह बने। जितने भी आपके नॉन मुस्लिम एलिमेंट है और जितने भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एलिमेंट है, सब चाह रहे हैं औरंगजेब बनेगा। औरंगजेब इज वेरी वेरी, उसका पालन पोषण ही वैसे हुआ जैसे मैडम होता है ना कि मैं भी रिलीजियस पॉलिसी बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पॉलिसी, उसके बाद में मैं फिर वापस आऊंगा। तो जैसे होता है ना कि ये बंदा तो ऐसा है ना, इस्लाम को प्रोटेक्शन के लिए बनेगा भाई साहब, इसको नर्चरिंग वैसा किया जाए। दक्कन में पला बड़ा था वो, तो जितने भी ऑर्थोडॉक्स सुन्नी सेक्ट के लोग थे ना उसके आसपास थे, उसके दिमाग में ये बताते कि कुरान में ये टीचिंग की गई है, ऐसा किया गया, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके सामने डाल दिया गया उसके दिमाग में। अब बोला मैं तुम्हें बादशाहत में मदद करूंगा। तुम्हें पता है क्लर्जी अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, नोबिलिटी जो है अपने आप को अलाइन कर लेते हैं कि किसको बादशाह बनाना है किसको नहीं। अगला वाला बिल्कुल उल्टा है, दारा शिको, उसको हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर से इतना ज्यादा प्यार है कि वो उसी के ट्रांसलेशन में लगा हुआ है। तो जितने भी नॉन
मुस्लिम सेक्ट के होंगे। यार गर्मी लग रही है हल्की सी ना, नहीं लग रहा? नहीं, थोड़ा ह्यूमिडिटी है। खैर, नहीं, तुम लोग अपने हिसाब देखो। तो सर देख लो अपने हिसाब से, ठीक है? हल्का ह्यूमिडिटी, या खिड़की खोल लो, जो भी करना है कर लो। हाँ, खोल सकते हो। सर, तो दारा सिको इज अ वेरी लिबरल एलिमेंट। जितने भी नॉन मुस्लिम वाले होंगे सब दारा सिको को सपोर्ट करेंगे, और जो भी ऑर्थोडॉक्स सिन्नू सेक्ट के लोग होंगे ना, वो आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? औरंगजेब को। अब नेचुरली अगर कोई बादशाह जो कि ऑर्थोडॉक्स सुन्नी सपोर्ट से बनकर आया है, वो आउट ऑफ द ब्लू मून ये तो नहीं बोलेगा कि मैं लिबरल हो जा रहा हूं भाई आज के बाद से। नहीं समझी? ओह, मान लो तुमको, देखो किससे रिलेट मत करना, तुम्हारी आदत होती है रिलेट कर देने। मान लो कि एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी है जिसे एक पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है। मेरी बात को ध्यान सुनना। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। तुम कभी भी जो वाई रिलीजन के पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, तो तुम कभी उसके अगेंस्ट जा पाओगे? तुरंत सपोर्ट खिंच जाएगा, हो सकता है तुम्हारी सरकार गिर जाए, या तुम्हारी क्लर्जी में ही जो है, तुम्हारी नोबिलिटी ही जो है तुम्हारा प्रोटेस्ट कर लेगी। तो जब आदमी पला बढ़ाई उस सेक्शन में है, तो कल के डेट में बादशाह भी बन जाएगा, उसे डिप्लोमेट भी बनना होगा, तो भी वो नहीं बन पाएगा। औरंगजेब के साथ प्रॉब्लम है, समझो बात को, समझे बात हो कि नहीं? और यहाँ पे दारा सिको लिबरल एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा राजा में हिंदू नॉन मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। तो जिन जिन को, जैसे अगर मान लो सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह, वो किसको सपोर्ट करेंगे? दारा सिको को सपोर्ट करेंगे। औरंगजेब को सपोर्ट करने वाले जितने भी ऑर्थोडॉक्स सुन्नी सेक्ट के लोग होंगे, वो सब उसको सपोर्ट करेंगे। राजपूत किसको सपोर्ट करेंगे? दारा सिको को सपोर्ट करेंगे। वो समझ में आ रहा है मैम? मराठा किसको सपोर्ट करेंगे? दारा सिको को सपोर्ट करेंगे। बात समझा कि नहीं? तो ये पूरा सेक्शन दारा सिको के चक्कर में पड़ जाएगा, और इधर तुम्हारा कौन हो जाएगा? जितने भी सुन्नी सेक्ट के लोग हैं, तो वो चल जाएगा यहां पर। अच्छा, बात को जरा ध्यान सुनना। शुरुआती फेजेस में शाहजहां क्या है? ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन जब वो अपनी बेटी जहां आरा के इन्फ्लुएंस में आया, जब वो अपने बेटे दारा शिको के इन्फ्लुएंस में आया, तो ही बिकेम लिबरल। इसने बोला कोई मंदिर नहीं तोड़वाए जाएंगे। शुरुआती फेज में इसने वापस से पिलग्रिमेज टैक्स शुरू कर दिया था। क्या था पिलग्रिमेज टैक्स? जैसे मान लीजिए कि आपको वैष्णो देवी जाना है, तो आपको राजा को पैसा देके जाना होगा, मंसूर देके जाना होगा। तो शुरुआत में इसको अकबर ने हटा दिया था, तो जिजिया तो इंपोज नहीं किया इसने, लेकिन पिलग्रिमेज टैक्स शुरू कर दिया था। बाद में जब ये इन्फ्लुएंस में दारा शिको के आया, तो इसने कहा कि नहीं नहीं, पिलग्रिमेज टैक्स हटा देते हैं। तो ही बिकेम लिबरल, शाहजहां। समझ में आया? अब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, सक्सेशन को भी अगला कौन बनेगा। तो इसमें औरंगजेब जीत गया, बड़ा लंबा बैटल है। औरंगजेब जीत गया। अब औरंगजेब जैसे ही जीतेगा, दो चीजें होंगी। जितने भी नॉन मुस्लिम होंगे वो रिवोल्ट कर देंगे, उसको पता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है, ये भाई जीने नहीं देगा। और ये करा भी ने जिजिया, फिर ये फिर वो। तो सभी लोगों ने रिवोल्ट किया है रिलीजियस पॉलिसी के अगेंस्ट। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी कैसी है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। औरंगजेब जैसे ही आता है, पैसा वैसा तो है नहीं औरंगजेब के पास, दारू बंद, ना मैं पीऊंगा ना बूंद बूंद दूंगा। सबसे मनहूस और बोरिंग कोट अगर किसी बादशाह का है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद किसका है? औरंगजेब का है। खुद वीणा वादक एक भी म्यूजिशियन नहीं रखा हुआ, सारे म्यूजिशियन को भगा दिया इसने। क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या 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 भगाया? ये इस्लाम के खिलाफ है। किससे दो बातें फायदा हुआ मैम?
क्या फायदा होगा? दो, एक तो पैसा बच जाएगा, सबको सैलरी देनी पड़ती है, और दूसरा फायदा होगा जो नोबेल्टी ने मुझे सपोर्ट किया है वो खुद, अरे यार बादशाह तो यही है भाई, आते आते म्यूजिक बंद कर दिया, अय्याशी बंद कर दी, बिल्कुल नहीं समझा बात। तो इसका क्या हो गया? आम के आम गुठलियों के दाम वाला सिस्टम हो गया इसका। दारू, अरे यार भाई गजब का मुसलमान है यार, दारू नहीं पीता है। आप पाकिस्तान टीम को नोटिस किया है सर? उससे परफॉर्मेंस गया तिल लेने सर। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्टेड विथ लॉर्ड्स इंग्लैंड एंड डाइड इन पाकिस्तान। इतनी बुरी हालत है सर कि उसी की कंट्री में आज बांग्लादेश ने उसको हरा दिया है। टेस्ट में सबसे नीचे का परफॉर्मेंस, क्या कारण है आपको मालूम है? कि टीम की एक समय में सर वकार यूनस, सर फैन था मैं उस टीम का सर, वसीम अकरम, वकार यूनस, आप सर बॉलिंग बोलिए, किसी तरह की बॉलिंग हो जाए, इन स्विंग, आउट स्विंग, दूसरा गुगली, सब शुरू किया है इन लोगों ने भाई साहब। तभी तो बोलता है ये इंजमाम उल हक कि बेटा तुम हमको इन स्विंगर आउट स्विंगर मत समझाओ, वो नहीं बोला था रोहित शर्मा, हालांकि वो गलत बोल रहे थे, हमको मत बताओ, हम ही ने इजाद किया है इस चीज को। वो अलग समय था यार जब सईद अनवर, मोहम्मद यूनुस, यूसुफ यूहाना जिसको बोलते थे, दानिश कनेरिया, वो टीम ही अलग, शकलेन मुश्ताक, वकार यूनस, अब्दुल रजाक, टीम के नाम अभी याद है यार। अगर वो टीम आज भी खेल लेगी ना तो प्रेजेंट टीम को 2 मैच में 1 मैच तो हरा ही देगी। वो टीम अलग था। वो आप देखिए हरभजन सिंह और ये सब जो प्लेयर्स होते हैं, ये लोग आज भी ये बात मानते हैं कि वसीम भाई आपके समय का टीम अलग था, शोएब भाई आपके टीम का समय का टीम अलग था, उस समय हम लोग डरते थे आपसे, अब आपकी टीम में कोई जान नहीं है। बात सही, उसका कारण क्या पता है आपको? ये सब हुआ है आपको इंजमाम उल हक के बाद। इंजमाम उल हक के बाद क्या हो सर, सुनिएगा सर, 2 मिनट समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है टीम में। ये बात मैं ही नहीं बोलता हूं, पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर बोलते हैं, वसीम अकरम बोलते हैं, बहुत सारे प्लेयर बोलते हैं। ये इंजमाम उल हक के बाद यहां पर जो है एक रिलीजियस एलिमेंट शुरू हो गया, दाढ़ी बढ़ाना, ये करना, वो करना, दे बिकम नाउ द रिलीजियस एम्बेसडर्स। उसमें क्या है ना, आप 75 बार टीम खराब परफॉर्मेंस करो, 2-4 रिलीजियस बात कर लो, अरे भाई इसको तो टीम में रखने का, 2 बार रिजवान आउट हो जाएगा 0 पर, कोई बात नहीं करेगा, किसी लड़की को उसने नजर से नहीं देखा, बाप रे गजब का मुसलमान। उन्होंने, वो अलग चीज है, वो उसी से नहीं सर, आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसके वजह से क्या हो रहा है कि उस टीम में इतना रिलीजियस डोमिनेंस आ गया है सर कि वो एक पर्टिकुलर सेक्ट मानने वाले लोग टीम में रहेंगे, नहीं तो अलग हो जाएंगे। फिर पॉलिटिक्स अलग है, अलग ही लेवल का पॉलिटिक्स है, छोटी सी कंट्री है, पैसा वैसा है नहीं, तो सब वो चेयरमैन के लिए लड़ना, शोएब अख्तर कहेगा ये खराब कर रहा है और वसीम अकरम कहेगा ये खराब कर रहा है, राजनीति अलग चल रहा है। तो क्रिकेट तो हो ही नहीं रहा वहां पर, क्रिकेट के अलावा सब होता है वहां पे सर। एक समय सोचिए, वसीम अकरम, यूसुफ यूहाना, वसीम अकरम, यूसुफ क्या नाम है तुम्हारा, वकार यूनुस, वैसे प्लेयर की टीम में सर ऐसे ऐसे पदौड़ी बैट्समैन होंगे सर, बॉलर होंगे सर, एकदम सिद्धी बॉलर है सर ये साइंस ऑफ रिदी, और ये 2-4 बार है, वो भी नहीं दिया जा रहा है, उसी टीम को बार बार खिलाया जा रहा है। उससे बढ़िया तो शहजाद खान वाला, उससे पहले वाला टीम का प्लेयर था, सब था, सरफराज खान वाला टीम बढ़िया था। ये लोग तो पता नहीं क्या कर रहा है, बाबर आजम और ये सब भाई, उसको उसको कहते विराट कोहली के बराबर है क्या? अरे यार तुम यार क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार, तुम अभी नए टीम प्लेयर जो रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल से भी कंपेयर नहीं कर सकते बाबर आजम को यार, रन ऑफ बॉल खेलने वाले प्लेयर हैं। खैर, तो वही मैं बता रहा हूं कि रिलीजियस एलिमेंट जब ज्यादा हो जाता है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है, तब क्या होता है ना, क्वालिटी डिटोरिएट होता है। रिलीजन आपका पर्सनल अफेयर है, पब्लिक डोमेन में मत लाइए।
यहां पर औरंगजेब के साथ यही प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। पर औरंगजेब ने मेंटेन बड़ा किया है कि क्लर्जी को भी खुश करें और ये करें। इसने कहा कि दशहरा नहीं मनेगा, बैन मनेगा नहीं, बैन दिवाली मनेगा नहीं, बैन। अब आज सुप्रीम कोर्ट बैन कर देती है तो हम लोग पोल्यूशन का बोलते हैं, उस समय कौन सा क्लाइमेट चेंज था भाई। ये बहाना भी नहीं बना सकते थे कि भाई क्लाइमेट चेंज पर बैन, दशहरा बैन, समझ लो बात। अच्छा प्रॉब्लम देखो, यहां दिक्कत क्या है, बैन करना है करो, लेकिन तुम उस जगह पर हो जहां मेजोरिटी हिंदू है, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, समझ में आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि भाई सिक्कों के ऊपर से कलीमा हटना चाहिए, देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, लेकिन कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये कलीमा इसलिए हटा है क्योंकि इनफिडल्स के हाथ में कुरान का सूरा नहीं आना चाहिए। इनफिडल्स क्या होता है, हाँ? कलीमा ये होता है कि कुरान के कुछ वर्सेस है, कुछ सूरह हैं जिसको सिक्के पे छपाया जाता था। अब देखो इस्लाम में कोई पेंटिंग वेंटिंग तो है नहीं, कोई डायग्राम तो है नहीं, तो कोई आदमी कुछ बनाएगा भी नहीं, तो क्या करते थे कि वही कुरान के कुछ सूरों जो इंपॉर्टेंट सूरा है उसको लिखवा दिया, सिक्के पे छपवा दिया। तो बोला नहीं। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये दिया गया, कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उसको लगता था, औरंगजेब को लगता था कि ये जो सिक्का है ये तो हिंदुओं के हाथ में भी आता है, और हिंदूज आर इनफिडल्स। इनफिडल्स किसको बोलते हैं, इसको कई बार आप काफिर भी बोलते हैं, जो नहीं बिलीव करता है, नॉन बिलीवर्स, समझ में आए। तो ये इनफिडल्स के हाथ में वो कॉइन नहीं आना चाहिए, बात को समझा कि नहीं। तो ये सब जो आपकी रिलीजियस पॉलिसी है दैट विल डेफिनेटली क्रिएट रिएक्शन। अब आप मान के रखिए कि औरंगजेब के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण क्या था, उसकी रिलीजियस पॉलिसी। क्या हुआ इससे, इससे लोग ऑफेंड हुए, लोगों ने रिवोल्ट किया, राजपूतों ने रिवोल्ट किया, जाटों ने रिवोल्ट किया, मेवातियों ने रिवोल्ट किया, मराठों ने रिवोल्ट किया। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो आप जब अब आप इन रिवोल्ट को दबाओगे तो बहुत बड़ा हिस्सा आपके पैसे का इस रिवोल्ट को दबाने में चला जाएगा। तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करोगे या रिवोल्ट को दबाने में पैसा लगाओगे। एक बात जान लीजिए सर, किसी भी स्टेट में अगर सिविल अपराइजिंग हो जाए या रिवोल्ट हो जाए, समझ लीजिए सर कि सत्ता सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। बंगाल में भी क्या चल रहा है, अभी लोगों ने एकदम, स्टूडेंट ने गजब का प्रोटेस्ट मचा रखा है। ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके स्टेट में ऐसा कुछ हो, क्योंकि फिर सर समय आ गया है कि अब आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। कोई भी सरकार सिविल प्रोटेस्ट को झेलती नहीं है। आप देखिएगा कोई भी, आज तुम देख रहे हो कि यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी आया है, बहुत लंबी डिमांड है। इससे पहले अगर इस डिमांड को केटर नहीं किया जाता तो एक जो 2004 के बाद वाले जो सरकारी नौकरी वाले हैं 20-21 साल वाले, ये खुद सड़क पे आ जाते। तो इससे पहले कि वो सड़क पे ना आए, इन्होंने शुरू कर दिया कि भैया आप लोग के लिए बड़ी अच्छी बात है भाई, आप लोग, लेकिन ये बीपीएससी वालों के लिए नहीं है। वो कुछ स्टेट ने किया है, अभी राज्य सरकार नहीं लाई है, केंद्र सरकार पर है, तो यूपीएससी पे फोकस करिए। वो स्टेट वाले भी ले आएंगे, ऐसा नहीं है स्टेट वाले नहीं लाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं है ना, अभी तो यूपीएससी पे ध्यान दो, समझ रहे हो बातों की नहीं। तो वो यूपीएस आ गया और बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा डिसीजन है। अभी क्या चेंज, वो अच्छा वो कह रहे हैं कि 25 साल के सर्विस पर 50% ऑफ दी लास्ट ऑन सैलरी होगा, लेकिन अगर वो 25 साल से कम है तो वो एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे, लेकिन 10 साल तक की सर्विस को 10,000 मिनिमम दिया है कि 10,000 दे। हाँ वो तो डीए मिलता ही है। हाँ नहीं, बहुत सारे स्टेट मान लेंगे, फिर स्टेट नहीं पीछे हटेगा, स्टेट फिर तो पॉलिटिकल मुद्दा होगा ना कि बीजेपी ने कर दिया, अब नहीं करेंगे। अच्छा चलो हो गया, हो गया।
तो रिलीजियस पॉलिसी समझ में आ गया औरंगजेब तक का, औरंगजेब फिर यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बहुत बढ़िया से आपका रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगलिया सल्तनत। अब आगे बढ़ो। अच्छा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैम डायग्राम के साथ अच्छी तरीके से प्रॉपर मैनर में। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज अकबर ने बनवाया है। अकबर ने सबसे पहले मैडम आगरा फोर्ट बनवाया, पॉइंट नंबर 1। आगरा फोर्ट के अंदर शेख सलीम चिश्ती का टुम्ब। अच्छा, आप लोगों में कितने को पता है कि शेख सलीम चिश्ती के बेटे को जहांगीर ने सेनापति बनवाकर लड़ाई भी करवाया है, पता है? नहीं मालूम? नाम अभी बता देंगे। शेख सलीम चिश्ती के बेटे को, इसका मतलब लगता है कि सूफी जो है उसके लिनियज में भी पॉलिटिकल पैट्रोनेज ले रहे हैं वो लोग। हाँ, सलीम नाम उसी पर है, शेख सलीम चिश्ती के नाम। अकबर बहुत बड़ा फॉलोअर था शेख सलीम चिश्ती का। ऐसा माना जाता है कि शेख सलीम चिश्ती ने ही जो है आशीर्वाद दिया था अकबर को कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फतेहपुर सीकरी, मैम पता है कहाँ है फतेहपुर सीकरी? आगरा के जस्ट पास में शहर है। गए हो आप लोग फतेहपुर सीकरी? छोड़ो, पूछना ही बेकार है। शेख सलीम चिश्ती का टुम्ब देखे हो? व्हाइट मार्बल पे, नहीं देगा? नहीं देगा मैम। पंचमहल करके एक है, कहते थे तानसेन जो है यहां से गाना गाया करते थे। पंचमहल 5 फ्लोर्स का है। आई शो यू। अभी मैं डायग्राम नहीं लाया हूं, मैं जिस दिन औरंगजेब खत्म हो जाएगा ना उस दिन मैं वो आर्किट जैसे मेडिवल का वो कराया था ना वैसे ही मैं डायग्राम करवा दूंगा। इसके अलावा बुलंद दरवाजा है। अच्छा, अपने बेटे जहांगीर से बड़ा प्यार करता था ये। आपको मालूम है सर कि मतलब बाबर से लेके अभी तक हुमायूं, बाबर भी हुमायूं को बहुत प्यार करता था, लेकिन जितना ज्यादा अफेक्शन अकबर का जहांगीर के प्रति था ना उतना शायद ही किसी बादशाह का होगा, क्योंकि जहांगीर ने बहुत तंग किया था अकबर को। उसके बावजूद अकबर ने कभी भी उसके अगेंस्ट लड़ाई नहीं शुरू किया। बहुत का मतलब बहुत होता है। अब आप सोच लीजिए किस लेवल का तंग किया है कि खुद वो आगरा में है और जहांगीर ने अपने आप को इलाहाबाद में एक सेपरेट किंगडम बनाकर सिक्के छपवा दिए थे जहांगीर ने। जहांगीर की बात हो रही है, अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया भाई इन्होंने। और पता क्या करवाया? इतना बड़ा बदमाश आदमी था भाई कि सिक्के छपवा के अपने फादर के कोर्ट में वो थाली लेकर एक आदमी नहीं पहुंचता है कि ये लीजिए आपके बेटे ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अरे अकबर कह रहा है मेरे बेटे ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, दिखा दिखा दिखा। तो वो जो उठा के आता है वो ऐसे करके सिक्का फेंकता है, देखता ये क्या है भाई, देख रहा भाई मेरे ही अंपायर में दूसरे किंग का सिक्का चल रहा है। कह रहा भाई इसने तो अति कर दिया यार, समझ रहे? लेकिन जहांगीर के अलावा बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं था। एक बात और बताता हूं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बाद की गद्दी कौन संभाले, जहांगीर, क्योंकि बहुत परेशान किया था जहांगीर में और एक नंबर का दारूबाज आदमी था, तो अकबर नहीं चाहता था। अकबर की शादी मान सिंह के बेटी से साथ हुई थी, जिससे उसका एक बेटा हुआ था खुसरो, मैंने कल बताया था वो कहानी। तो अकबर की शादी मान सिंह के बेटे के साथ हुई थी, और जब आखिरी वक्त चल रहा था तो वहां पर खुसरो, खुर्रम और जहांगीर के अलावा मान सिंह भी थे। तो मान सिंह को बुलाया उन्होंने, कहा कि उसके कान में कुछ बोला। तो ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अकबर ने खुर्रम को कहा था कि वो राजा बनेगा, क्योंकि अंधा हो गया था खुसरो। तो अकबर ने कहा था कि आपको क्या बोलते हैं, खुर्रम को राजा बनाए, लेकिन मान सिंह ने कहा कि भाई मेरा दामाद बन जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। इसने किसको बना दिया था?
इसने जो है जहांगीर का नाम बोल दिया था। तो ये भी एक कहानी चलता है जहांगीर के साथ कि कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। फिलहाल जो है जहांगीर में उनकी जो स्टेप मदर्स का भी सपोर्ट था, इसलिए जहांगीर को राजा बना दिया गया था। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जहांगीर। थोड़ा मैं जहांगीर के बारे में बता देता हूँ, देन विल बी डिस्कसिंग। बोलो ना। अकबर तो जहांगीर महल क्यों बनवाया सर? बहुत प्यार करता था। अब आप सोच सकते हैं कि उसने अपने बेटे का महल पहला। सर अकबर का अफेक्शन जहांगीर के प्रति इतना ज्यादा था कि अकबर ने जहांगीर को पढ़ाने के लिए उस जगह के बेस्ट टीचर से अवेल कराए थे। राजा बनने के बिना क्यों नहीं जा रहा था? इसको राजा बनने के ज्यादा चुल था जहांगीर को। ये आप सोचिए कि 1605 में जहांगीर आते हैं, 1599 से परेशान था ये। इसको राजा बनने का ज्यादा था। लेकिन मैंने ताज का एक वेब सीरीज देखा था, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जहांगीर को कोई मतलब ही नहीं है गद्दी से। लेकिन जो आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें लगेगा कि ही वाज पावर हंग्री। नहीं समझा? तीनों में सबसे बड़ा जहांगीर था। नहीं, प्राइमोजेनिचर नहीं है शरिया में। प्राइमोजेनिचर क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, ये नहीं था। तभी तो सक्सेशन है ना। कौन? नहीं नहीं नहीं, वो किसी को ही बना सकता था, लेकिन बाबर को लगा कि मेरा सबसे योग्य बेटा हुमायूं है, क्योंकि हुमायूं ने बाबर की सब लड़ाई को लड़ा है। साथ में योग्य होगा। मुगल में तो ये था कि बेटा बनेगा, बड़ा बेटा बनेगा कि नहीं। वो फॉर्चुनेटली बड़े बेटे को एक साइकोलॉजिकल होता है ना, बड़ा है समझदार होगा, और थोड़ा समझ लो ना, बड़ा बेटा फादर के बहुत क्लोज रहता है। तो हुमायूं क्लोज था बहुत, सारी लड़ाइयां लड़ी थी और दारू भी साथ चलता था। समझे बातों की नहीं? अकबर भी बड़ा था सबसे, अकबर से बड़ा कोई नहीं था, तो अकबर को राजा बनाया गया। अकबर के बाद जहांगीर, उसके 3 बेटों का नाम मिलता है, उसमें जहांगीर सबसे बड़ा था और सबसे समझदार भी था और योग्य था, जिसे राजा बनाया जा रहा है। भाई योग्यता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो राजा बनाया जा रहा है, अगला वाला जो सक्सेशन देगा, वो तो सोच के देगा ना कि यार ये बनने लायक है। तो एक गे है, उसके अंदर उतना ज्यादा वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। दूसरा है जो है वो बात बात में उछलने लग जाता है, माचिस की तिल्ली की तरह है। और तीसरा जो जहांगीर है, उसमें जो है ये बात नहीं है, दारूबाज है लेकिन वो लड़ता भी है, उसने कई युद्ध जीत के दिए हैं भाई जहांगीर ने। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहांगीर का कॉन्क्वेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2-4 कॉन्क्वेस्ट तो बहुत ही है। पर्शियन जो कांधार का था, सफाविद अंपायर को उसने हराया है। समझा बातों की नहीं? तो जहांगीर को तो राजा बनना था, जहांगीर राजा बन भी गया। जहांगीर का फादर के उनके अकबर का जहांगीर के प्रति बहुत अफेक्शन था, तो बेस्ट टीचर से अवेल कराया था उसने। बेस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए। क्यों? अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता था कि भैया कोर्ट में लोग बहुत बकैती करते हैं तुम्हारे बारे में। मुंह के पीछे के लोग गवार बोल के निकल जाते थे अकबर को। अकबर को अपनी बात इंपोज करने के लिए बहुत सारे लॉजिक देने पड़ते थे। वो रात में प्रैक्टिस करता था, ये बोलना है, इसके बाद तोडरमल साहब ये बोलेंगे, उसके बाद क्लर्जी बदवानी ये बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा। तब भी वो शॉर्ट ऑफ लॉजिक रह जाते थे। तो लास्ट में इंपोज कर, मैंने बोला है मैं बादशाह हूं, बस अब बात खत्म। नहीं समझा? समझे कि नहीं बात को? क्या था? तो जहांगीर के बारे में ये था। जहांगीर इज बोर्न आउट ऑफ जोधाबाई। जोधाबाई एक हिंदू मदर का बेटा है, इसीलिए आप ना उतना ज्यादा आप इसमें रिलीजियस टिंज नजर नहीं आएगा आपको, मतलब राजपूती खून भी है थोड़ा सा, ये भी है। दूसरा है कि मानसिंह के साथ, बेटी के साथ शादी हुई है इसकी। जहांगीर के साथ एलिमेंट क्या है ना कि जहांगीर बीमार जल्दी पड़ जाता है। सुनिएगा मैम,
तो जहांगीर की वाइफ जो है ना, वो शुरुआत से जब उसकी वाइफ नहीं भी थी तब भी उसका ये था कि उसे जहांगीर से शादी करनी है। नहीं नहीं, अनारकली उसकी, मेहरुनिसा उसकी वाइफ, मेहरुनिसा उसकी वाइफ है। लेकिन सर उसकी वाइफ मेहरुनिसा है, और मेहरुनिसा के दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मुझे क्या बनना है। पहले मैं यार यहाँ पे जहांगीर लगा दूं। मेहरुनिसा के दिमाग में हमेशा क्या चलना है कि मुझे जहांगीर से शादी करनी है और मुझे राजा की पत्नी बनना है, और मेरा स्टेक होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, मल्लिकाए हिंदुस्तान बनना है मेरा स्टेक। मैम मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्यों है? उसको क्या करना है? मैम मेहरुनिसा क्या करती है, जिसको शुरुआत से था कि मुझे ना पॉलिटिकल अफेयर्स में आना है, राजा के बाद तो मैं ही हूं। अपुन को लगता है अपुन ही भगवान है। इसका मतलब भी कुछ बताया क्या? व्हाट द मेहरुनिसा का मतलब? यार पता नहीं, जगह रोशनी ये सब पता है। इस लेवल की पढ़ाई तो हमने नहीं करी है यार, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर कि मेहरुनिसा का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगली बार से ये पढ़ के आएंगे। हमने अपने समय तो मेहरुनिसा नूरजहां का मीनिंग नहीं, वो तो हुमायूं का पढ़ते हैं, वो तो इसलिए मजे लेने के लिए, वो तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मजे लिए जाए। यार ये ऐसा क्यों चला रहा है? हाँ। जहांगीर, तो जहांगीर के क्या है, वाइफ मेहरुनिसा है। भाई बहुत सारी वाइफ्स हैं, मेहरुनिसा उनमें से एक है, ठीक है। मेहरुनिसा, आंख सुरीली, नशीली सुना था, कमल फूल सुना था। नहीं सर, मैं आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, आंख में कमल का फूल सुना था, नशीली सुना था, आंखें सुरीली होती है सर, ये तो पहली बार सुना। सर समझ गए सर, आपकी भावनाओं को समझ गए सर। और किसी को मेहरुनिसा पे रिसर्च करना है? नहीं अगर करना है, अरे भाई नहीं, अगर और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हो यार, आई वॉन्ट टू नो। मैं हाँ, हो गया। एक मिनट सुनो, अभी क्या करेंगे, अभी मैं ये लेवल का तो नॉलेज मेरे को नहीं हुआ इस टीम में। अगली बार मैं सारी रानियों के नाम, अरे सही बोल रहा हूँ यार, मैं पढ़ के आऊंगा। इट कैन बी आस्क्ड इन बीपीएससी। 2 नंबर का नहीं, 4 नंबर का होगा मैडम। अच्छा, क्वींस, ओ सर, क्वींस एंड मीनिंग ऑफ देयर नेम, नूरजहां, मेहरुनिसा, मुमताज महल, जोधा भाई, माइट बी फॉलोइंग। और मुमताज महल का ही बता दीजिए, ये भी जान ही जाए हम यार। वो तो बहन थी यार, गुलबदन बानो बेगम बहन थी, हुमायूं की बहन थी। हो गया, चलिए शुरू करें। देखिए सर, ये पिक्चर का कोई सिग्निफिकेंस है? बताइए क्या पिक्चर सिग्निफिकेंस है? नहीं सर, बहुत सिग्निफिकेंस है सर। इट वाज जहांगीर हु स्टार्टेड पोर्ट्रेट पेंटिंग, इट वाज आस्क्ड इन बीपीएससी।
बहुत शौक था सर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डू सी दी जहांगीर डोडो एंड जीब्रा। खोजिए डोडो एंड जीब्रा। डोडो देखिए, पेंटिंग ऑफ डोडो एंड जिब्रा ऑफ जहांगीर एरा। सुनिए, डोडो तो उतना नहीं, लेकिन जीब्रा तो आपको लगेगा कि एकदम उतार दिया है किसी ने। पेंटिंग की शुरुआत तो अकबर के टाइम से ही हो गया था, लेकिन इनके समय में सर जी पीक पे था सर पेंटिंग। मंसूर था, डोडो दिखाई दिया, और जेबरा दिखे। जेबरा आपको असली लगेगा। जेबरा जो है आपको लगेगा कि जैसे किसी ने उतार दिया है। ये जीब्रा लगेगा आपको उतार दिया है किसी ने, हाथ से बनाया गया पेंट है मैम, पेंटिंग है। कोई उस समय तो पेंटिंग पेस्ट वगैरह था नहीं। ये भी इमेज रियल होगा, ये भी इमेज रियल है जहांगीर के, दिखते ही होंगे यार, पेंटिंग तो यही है। अच्छा, जानने वाली बात ये है कि वैसे इनके टाइम में पेंटिंग बहुत ऊपर गया था सर, सुनिए ना। ओह, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ इनके समय में वो था पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट पेंटिंग जानते हो मैम क्या होता है? पोर्ट्रेट आप क्या होता है किसी का, अरे एक आदमी का फोटो होता है, उसे हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। आप देखिए, इसे पोर्ट्रेट पेंटिंग कहा जाता है। अच्छा, जितने भी आपके मुगलिया सल्तनत की जो पेंटिंग्स हैं, उसमें एक बात का ध्यान रखना कि फ्रंट प्रोफाइल नहीं है, साइड प्रोफाइल है। देखो, पेंटिंग का सामने से पेंटिंग नहीं मिलेगा, पेंटिंग का हमेशा ये वाला एरिया दिखाई देगा। दिख रहा है? समझे बातों की नहीं? इस टाइप की जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है, यूपीएससी ने भी पूछा है, और ये कि वो सबसे ज्यादा किसके समय फेमस हुआ, तो जहांगीर के समय फेमस हुआ। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसने अपने कोर्ट में बहुत सारे पेंटर रखे थे, अब्दुल हसन, अब मंसूर था। मंसूर को तो रैफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इनके समय का सबसे मशहूर पेंटर था वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पेंटिंग जो है वो इस जहांगीर के टाइम में बहुत ज्यादा चला। ठीक है, तो इसी से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि इसके अंदर वो रिलीजियस वाला एलिमेंट नहीं है। अगर वो इस्लाम वाला एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता तो कभी पेंटिंग को सपोर्ट नहीं करता वो। समझ में आ रहा है मैम? जहांगीर का था। अच्छा, जहांगीर के समय की बात अगर हम लोग और करें, हाँ? देखो, पेंटिंग इस्लामिक तो नहीं है, क्योंकि पेंटिंग का रिवाज ही नहीं, पेंटिंग आप कर ही नहीं सकते इस्लाम में। समझ में आ रहा है? आप वो रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के कैपेबिलिटी के बाहर है। तो पेंटिंग का जो रिवाज है वो हम ही ये कह सकते हैं कि आप वही हिंदुओं में है, बुद्धिस्ट में है, जैनों में है, इन सब में तो बोल सकते हो। इस्लाम में पेंटिंग का तो कल्चर नहीं है। समझ में आ गया? ये है। अच्छा मैम, इनके दो बेटे हैं और ये भी अपने बेटों से बहुत परेशान है। तनी तनी के बेटे हैं इनके, 12, 13, 14 साल ज्यादा का नहीं है। जब अकबर की डेथ हुई तो खुर्रम जो थे, हमको नहीं लगता 10, 12 साल ज्यादा होंगे, तभी से मुमताज महल से लव हो गया भाई साहब। अच्छा, ये लव का काम करा किसने था? मेहरुनिसा ने। मेहरुनिसा की बहन थी, छोटी बहन थी, बुआ कहते थे कभी कभी। तो इसने क्या किया था कि पहले ही खुर्रम को साथ रहो, घूमो फिरो। अच्छा, मेहरुनिसा ने ऐसा क्यों किया था कि उसे एक जुंता बनाना था। जुंता जानते हो कैसे कहते हैं? जुंता कहते हैं गुट को। हाँ, उसका एक जुंता, एक गुट था। गुट में उसके फादर थे इत्तेमाद दौला, उसका भाई था, इसके बाद खुर्रम था, और चौथा इसकी मुमताज महल थी। ये सब इनका गुट बना हुआ था। इतना पावरफुल गुट था सर कि ये किसी भी रैंक के ऑफिसर को हटा सकते थे, और किसी जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है या तो इसके भाई ने ले रखा है या इसके फादर इत्तेमाद-उद-दौला ने ले रखा है। अब आप सोचिए कि मेहरुनिसा का ये इन्फ्लुएंस है कि मुगलिया सल्तनत में ताजमहल के बाद अगर कोई मकबरा बना है
तो वह है इत्तेमाद-उद-दौला का प्योर मार्बल। पेत्रादोरा सबसे पहला और सबसे बेस्ट पेत्रादोरा यही दिखता है। जो मार्बल वर्क है वो अपने पीक पर जो पहुंचा है कि जिसमें पूरा मार्बल ही लगा रहेगा, प्योर मार्बल का बना हुआ है इत्तेमाद-उद-दौला का मॉस्क। हाँ यही अगला सवाल, कहां पर है? हमको नहीं पता, आप बताइए। आप बताइए इत्तेमाद-उद-दौला का मॉस्क किधर है, ढूंढ के बताइए। और देख भी लीजिए इत्तेमाद-उद-दौला का मॉस्क। इत्तेमाद ITMAD, उद UD, दौला DAULA का मॉस्क। मॉस्क तो पहले मॉस्क तो देखिए, देख रहे हैं सर? सिमेट्रिक है सर। मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया मॉस्क भारत में, जामा मस्जिद सर तो सैंडस्टोन में बना हुआ है, पर इतना बढ़िया मॉस्क आपको दिखाई नहीं देगा। गजब का मॉस्क है सर, पूरा व्हाइट मार्बल पे बना हुआ है। अच्छा, मार्बल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस समय में? भारत में है ही नहीं, कम है, तो इनको अफगानिस्तान इन सब बेल्ट से उठा उठा के लाना पड़ता था। इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव एट दोस टाइम। हाँ हाँ, इत्तेमाद-उद-दौला का नहीं, व्हाइट मार्बल से गुंबद जैसा बना हुआ है। हाँ ये दिख रहा है। हाँ, इत्तेमाद-उद-दौला का मॉस्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस्ट मॉस्क, मॉस्क इन द सेंस की पूरा 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 अपने फादर के नाम पर जो है इसने मैरून निशान में, इसीलिए इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में था कि इसको जो है पातशाह बेगम भी बोलते थे। ये बादशाह से पातशाह बना है, पातशाह बेगम के नाम से जाने थे, इतना इन्फ्लुएंस था मैरून निशा का। चलिए, सिक्के चलते थे भाई साहब, पातशाह इत्तेमाद-उद-दौला के नाम पे भी चलवा दिया था इसने। चलिए सर इधर आइए, ओह इधर आइए। मैंने बता दिया था कि गुरु अर्जन देव को एक्सक्यूट किया था खुसरो की मदद करने की वजह से, दैट वाज डिस्कस्ड ऑलरेडी। लेट्स, व्हाट आर द इनिशियल चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंजेस का बेटा कौन? खुसरो। मैडम ये खुसरो है कौन? मानसिंह का बेटा नहीं है, नाती है। क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि उसकी जो मदर थी वो थोड़ी पगला गई थी, तो इसको भी था कि मेरी मदर मल्लिकाए हिंदुस्तान नहीं बन पाई तो मैं तो बादशाह बन जाऊं। तो इसको बहुत 10-12 साल की उम्र में ही बादशाह बनने का शौक था। इस चीज को अगर आपको देखना है तो आप ताज देखिए, जरा जरा से लड़के हैं, इतने इतने से लड़के हैं, ऐसी सी बातें करते हैं ना भाई साहब, धुआं उड़ा दें बिल्कुल। तो इसने भी अपना एक गुट बना रखा था। इसके गुट में मान सिंह है, इसके गुट में कौन है? इसके गुट में तुम्हारे ये है, ये क्या नाम है तुम्हारा, गुरु अर्जन देव। समझे बातों की नहीं? तो इसीलिए एक्सिक्यूट करवाया जाता। तो इसको क्रश करते हैं इसको। इसके बाद शुरू हुआ किसकी नौटंकी? खुर्रम की। खुर्रम भी खूब प्रोटेस्ट करेगा। खुर्रम को भेजा जाएगा, जाना रे तू जरा फारस जा, जरा देख क्या, वो वहीं से रिवोल्ट कर देगा कि हमको पावर चाहिए। शाहजहां, समझे कि नहीं? तो भैया लाइक फादर लाइक सन, जैसा बेटा वैसा ही। मॉस्क का स्पेलिंग यार श्रेय MOSK नहीं होता है, MOSQUE होता है। बेबी ताज बोलते हैं ये नहीं मुझे मालूम है, शायद बोलते हैं, बोलते होंगे। ओके फाइन। व्हाट आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जहांगीर? देखो अभी कॉन्क्वेस्ट कहां कहां से शुरू होगा? अफगान, अकबर के मरने के बाद फिर इमर्ज कर जाएंगे, समझ में आ रहा? तो अगेन अफगान जो है, ईस्ट में अफगान चीफ्स जो थे वो सब क्या करना शुरू किए? अफगान चीफ्स जो थे वो हिंदी राजाओं के सपोर्ट पर उन्होंने अपना जो है रेबेलियन मुगल एम्पायर के थ्रू शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ? ये प्रोटेस्ट किसने शुरू किया? उस्मान खान ने। इसके अगेंस्ट इस्लाम खान को भेजा गया। ये इस्लाम खान कौन है? शेख सलीम चिश्ती का बेटा, सॉरी पोता, माफ करिएगा।
यही मैं बोलना चाह रहा था। इसका मनसब भी दिया था इसने, और ये फाइनली जो है उस्मान खान जो है वो हार जाते हैं। इसके लिए खुर्रम को भी भेजा जाता है कि तू भी देख ले भाई, जरा जाके हाथ पैर आजमा ले, तो बंगाल इसके हाथ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया नहीं होता है कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि इस पर तो सवाल ऐसे नहीं पूछते वो। अगर पूछना होगा तो ज्यादा ज्यादा पूछ देंगे तुमसे कि बंगाल पे एक्सपेडिशन किया था या कि नहीं किया था, पर ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्क्वेस्ट जब तक ना हो, जैसे पानीपत वगैरह हो गया, तो वैसे तुमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जहांगीर का जो अगला टेंशन है दक्कन, पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आता है जहांगीर से लेके औरंगजेब तक सबको दक्कन से क्या प्रॉब्लम है यार। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब ये दक्कन में मलिक अंबर होते हैं। अब ये क्या है ना, यहाँ पर अहमदनगर एक एम्पायर है, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, ये सब बहमनी एम्पायर के पार्ट है। वहां पे मलिक अंबर करके रूल किया करते थे। इन्होंने क्या किया, मुगलों के अगेंस्ट जो है रेबल शुरू कर दिया। अब जरा देखो तो सही कि ये छुटका मुटका अहमदनगर जो है ये काहे उछल रहा है। नहीं समझा, नहीं समझा भाई, तुम एक विजनरी आदमी हो, तुम सोचो तो सही कि अहमदनगर उछल कैसे रहा है। छोटा सा अंपायर है ना। अरे बहमनी अंपायर की छोटी सी कन्फेडरेसी, हाउ मेनी कन्फेडरेसीज आर देयर इन बहमनी अंपायर? कितनी कन्फेडरेसी है, कितने पार्ट में बटा था बहमनी अंपायर? 5 पार्ट में बटा था। उसमें कौन कौन है? बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदार, यही है ना, है? तो तुम जो है बहमनी अंपायर के एक छोटे से किंगडम ने तुम्हारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कैसे रेस कर दिया? नहीं समझे? ओह, बहमनी एम्पायर जानते हो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 एम्पायर इमर्ज करके आया था साउथ इंडिया में, एक विजयनगर, एक बहमनी एम्पायर। बहमनी एम्पायर बाद में 5 भागों में टूट गया। एक अहमदनगर था, एक बीजापुर था, गोलकोंडा था, बिदार था और बेरार था। समझ में आ गया? तो गोलकोंडा जो प्रेजेंट डे आपको तेलंगाना और थोड़ा उड़ीसा का पार्ट आता है, उसके बगल में आपको बीजापुर आता है, फिर अहमदनगर आता है। समझ में आ गया कि नहीं? गोवा वाला पार्ट बीजापुर के अंदर आता है। बाद में देखना पुर्तगाली बीजापुर के हाथ से गोवा लेंगे भी। अभी समझ में आ रहा है? तुम सोचो कि बहमनी अंपायर के 5 कन्फेडरेसी का एक छोटा सा अहमदनगर तुम्हारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ तो बात होगी। नहीं समझ रहे मैम? अरे मैम, मैं मान लीजिए मुगलिया बादशाह हूं, अज्यूम कर लो, दिखता नहीं हूं वैसा, और आप सोचो कि तुम समझ लो कि तुम बोरिंग रोड के बादशाह हो, मैं हिंदू, चलो भाई मैं ही बोरिंग रोड का बादशाह बन जाता हूँ, तुम बन जाओ हिंदुस्तान के बादशाह। अब तुम सोचोगे ना यार कि जरा सा बोरिंग रोड का बादशाह आदमी कि पूरा भारत पे कैसे, हमसे कैसे लड़ रहा है। नहीं समझा बात को? तुझ पुजिया आदमी, तुझ, अब इतना भी मत बोलो यार, जब वो बोलता तो तुम बोलते यार, अभी मैं हूं तो थोड़ा सा नहीं सोचो, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, है ना? यहाँ पर एक थोड़ी सी फोरसाइटेडनेस की कमी है। यहाँ पर इसको मराठाओं ने मदद किया है। बिना सपोर्ट के तो मैम एक टुचपुजिया आदमी तो नहीं खड़ा हो सकता है। ये बात तो मानना पड़ेगा। क्यों हो जाएगा क्या खड़ा? किसी ना किसी का सपोर्ट तो जरूर है भाई। तो मराठाओं का सपोर्ट है, तो यहीं से मराठा का बवाल चालू है। कौन है मराठा में? अभी कौन सपोर्ट कर रहा है? शिवाजी महाराज के पापा शाहजी, शाहजी महाराज। अभी देखो, अभी छत्रपति शिप शुरू होना शुरू हो जाएगा आपसे। समझ रहे बातों को? आइए जा रहे हैं इसे करके, ये अभी हम देखेंगे। तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना को 1616 में भेजा, तो वो कोई खास नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत लड़ा, फिर क्योंकि भाई तुमसे दिल्ली से दूर है, तो तुमको माने हरा भी दिया, तो तुम फिर खड़े हो जाओगे। मैं जहांगीर हूं, अब्दुल रहीम खाने खाना ये है, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट भेजा, आएगा कि दिल्ली की वहीं रह जाएगा, बस जाएगा वहीं पर, दिल्ली आएगा ना, तो तुम फिर खड़े हो जाओगे। यही तो प्रॉब्लम है ना मैम, साउथ इंडिया का या दक्कन के एरिया का, कि वो दिल्ली से बहुत दूर है। अब पहले के जैसा थोड़ी ना है कि तुम मिलिट्री खड़ी कर दोगे, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। अभी आदमी जा रहा है घोड़े में 10 दिन, आ रहा है,
शेरशाह सूरी जब कन्नौज पहुंचा, वो 10 दिन के अंदर पहुंचा, तो कहते हैं वेरी स्विफ्ट टर्न टेकन बाय द शेरशाह सूरी। नहीं समझा? अभी आदमी जा रहा है, वापिस आ रहा है, जब तक वापिस आया कह रहा है अरे बादशाह मैंने हरा दिया, कहां हरा है, वो वापस मूल कर रहा है वहां पे, अबे जाओ जाओ वापस, खुर्रम को भेज रहा है, कहा भाई तू देख यार कुछ काम कर। समझ रहे हो बातों की नहीं? हालांकि ये मुद्दा थोड़ा शाहजहां के सामने थोड़ा कम होगा, दक्कन शाहजहां थोड़ा जीतेंगे, बीजापुर गोलकंडा को कहेंगे भैया पीसीटी साइन करो, ठीक है। फिलहाल ये जो है दक्कन कंटिन्यू टू रिमेन अ ट्रबल्ड एरिया स्पॉट फॉर द मुगल्स इवन आफ्टर डेथ ऑफ अंबर, और यही दक्कन जो है फाइनली औरंगजेब के पतन का कारण भी बनता है। इनफैक्ट यही दक्कन पूरे के पूरे मुगल सल्तनिया के पतन का कारण बनता है। नहीं समझा? अभी तो ये लड़ रहे हैं अहमदनगर से, अभी थोड़ी देर बाद किन से लड़ेंगे? मराठाओं से। अब मराठों से लड़ना मतलब क्यों लड़ना डिफिकल्ट है सर बताइए एट द बैक? एक तो गुरिल्ला वॉरफेयर है, और अगर तुम्हें मराठों से लड़ना है तो तुम्हें मराठों के पास जाना होगा कि मराठों को बुलाया नहीं, आओ तुम लड़ना है तुम आओ। अरे मुझे तुम्हारी टेरिटरी एक्वायर करनी है तो मुझे जाना होगा ना, तो मैं तुम्हारी टेरिटरी में जाऊंगा, तो वहां पेड़ है, पेड़ से कूद के तुम्हारे चढ़ जाऊंगा, थपड़िया देंगे। नहीं समझे बात को? गुरिल्ला वॉरफेयर का क्या मतलब होता है? चुप चुप के अटैक करना। अच्छा, नक्सल से आप डर क्यों नहीं पाते हो? गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से। तुमको पता नहीं होता है, तुम्हारे लिए हर पेड़ नया है, उनके भाई साहब एक एक पत्ता पता है कि किधर कौन क्या होता है। इसलिए नक्सलों को अगर तुम्हें जीतना है तो उन्हें जंगल से बाहर करना पड़ेगा, जंगल के अंदर तो नक्सलों से नहीं जीता जा सकता। नहीं समझा? तो मराठों से अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें हमारे टेरिटरी में जाना पड़ेगा। ऊपर तुम इतने बड़े महान हो कि तुमने साहू जी को भी मार दिया है, जिसकी वजह से मराठा के साथ सिविल वॉर में तुम गिर गए हो, तो प्रॉब्लम्स हुआ है। तो मराठा बिकम दक्कन बिकम दी ट्रबल टेरिटरी फॉर देम। इसके अलावा मेवाड़ का डिस्प्यूट भी सेटल किया गया इसके द्वारा। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका पर्शियन से लड़ाई, जिसे मैं कहता हूं कि जहांगीर का वो बात है, क्योंकि तो याद हो तुम्हें एक 1595 में, मैं ये सही बोल रहा हूं? हाँ, 1595 में याद करो, हुमायूं ने कांधार पे लड़ाई लड़ी थी, याद है आपको? सफाविद ने 3 कंडीशंस बोले थे, तहमस्क ने बोला था कांधार मेरे को वापस करो, लड़ाई लड़ा, कांधार लिया गया, पहले दे दिया गया, फिर वापस कैप्चर कर लिया गया। फिर से सफाविद अंपायर के जो राजा होते हैं वही पर्शियंस, वो कहते हैं मुझे कांधार चाहिए। इस लड़ाई, इसके अगेंस्ट जो है क्या लड़ाई शुरू होती है कि नहीं भाई तुमको हम नहीं देंगे, तो फिर कांधार से लड़ाई होती है, खुर्रम को भेजा था, खुर्रम बीच रास्ते में रेबेल कर देते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आज के बाद। हालांकि जहांगीर जो है सफाविदों को हराने में मतलब कि वो सफल होते हैं, और फाइनली जो है कांधार जो है वो इस टेरिटरी के अंदर आ जाता है। समझ में आ गया? नूरजहां के बारे में आप जानते हैं, मुझे बताना नहीं है। मैंने आपको एक और चीज बोला था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग, इतना जीता कैसे? अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया इसने। कैसे स्ट्रॉन्ग किया? मनसबदारी स्ट्रॉन्ग किया। कैसे स्ट्रॉन्ग किया? दोस्पा तीसपा, सियस्पा और दुअस्पा। क्या मतलब होता है मैम इसका? दुअस्पा और सियस्पा कोई नहीं बताएगा, मैम बताएंगे। दुअस्पा और सियस्पा का क्या मतलब होता है? दो गुना रखना होगा। दोस्पा का मतलब 2 गुना रखना होगा जात के हिसाब से, जितना पहले रखते थे 2 गुना। सियस्पा मतलब 3 गुना रखना होगा। ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया मनसबदारी में? जहांगीर का है, ठीक है। इसके अलावा अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, इनके यहाँ के गजब के पेंटर्स हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस्को पेल्सेरी एक फॉरेन ट्रेवलर हुआ करता था जो इनके यहाँ आया था। इनके यहाँ बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर आए, पोर्तुगीज भी आए। एक प्रॉब्लम जहांगीर के साथ है, he couldn't able to understand the rise of Europeans। क्या प्रॉब्लम हुआ मैम मालूम है? पोर्तुगीज की एक पॉलिसी हुआ करती थी, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहांगीर की रिलीजन हो गया रिलेशनशिप यूरोपियंस।
मैम उनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, समझ में आ रहा है? उस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये हुआ करता था कि मान लो, ऐसे समझते हैं, मान लो कि इस जगह पर पोर्टुगीज है, ठीक है, यहां, और यहां पे पानी है, पूरा समुद्र है। अगर मान लीजिए यहां से कोई भी शिप पास करेगा तो पोर्टुगीज को पैसा देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कई बार कार्टेजिस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों का शिप पास हो रहा है और उससे पोर्टुगीज क्या कर रहे हैं, यही पैसा वसूल रहा है। तो जहांगीर सोच रहा, भाई ये कौन आ गया हमारी टेरिटरी में जो हम ही से पैसा वसूल रहा है। नहीं समझा, नहीं समझ रही हो? अरे भाई अभी तो जहांगीर समझ रहा है कि मैं तो सबसे जीत रहा हूं, तो हमसे पैसा वसूलने वाला कौन है? तो पता चला पोर्टुगीज है, तो पोर्टुगीज से इसके रिलेशन फिर सेन हो गए। अब लेकिन इसके पास नेवल पावर तो है नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, तो बेचारा करेगा क्या? तो एक दूसरा स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थे इंग्लिश। इनके कोर्ट में विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय आए हैं जहांगीर के कोर्ट में। व्हेन विल बी डिस्कसिंग मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं ये बात दोबारा डिस्कस करूंगा, तब हम बताएंगे कि क्यों, क्या है इसका सिग्निफिकेंस है। अभी हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो पढ़ा नहीं है, तो अभी अगर आप लोग को अभी पढ़ना है तो उस पर है, यूट्यूब पर है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोचिए कि आग के साथ आग खेल रहा है। अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेज को कह रहा है कि भाई तुम्हें जहां पोर्ट चाहिए, जहां तुम्हें ट्रेड करना मैं दे रहा हूं, बस इस पोर्तुगीज को अलग करो। अरे बाबा तुम पोर्तुगीज को काय अलग कर रहे हो? अंग्रेज भी तो उसी काम के लिए आए हैं। इसको कहते हैं कि फोर साइटेडनेस, दूर की सोच की कमी है। कि वो इसलिए भी है क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है ना कि क्या है पर्पस इन लोगों का। इन्हें लग रहा है छोटा मोटा ट्रेड है तो चलो पोर्तुगीज से हमारी लड़ाई नहीं होगी, हमारा पैसा नहीं बर्बाद होगा, हमारा ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये कि सोच रहा है, इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया है, कंसेशन, इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों से साथ एक्सचेंज किया है कि भाई पुर्तगालियों को संभाल लो, समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हें जहां पे पोर्ट चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा। ये चीज है, समझ में आ रहा है? ऑल अबाउट जहांगीर। जहांगीर के बारे में हमने डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस अबाउट द पेंटिंग्स। कुछ आर्किटेक्चर है जहांगीर के, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द मेडिवल हिस्ट्री। हमारा जो कल का जो नया, कल है भी कि नहीं, हमारी नेक्स्ट क्लास क्या डिस्कशन होगा? विल बी डिस्कसिंग शाहजहां, शॉर्ट में। रिलीजियस पॉलिसी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। शाहजहां बहुत शॉर्ट में होगा, औरंगजेब थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि उसमें दक्कन पॉलिसी वगैरह डिस्कस करना होगा। तो औरंगजेब विल टेक 2 to 3 डेज टाइम। तो 4 दिन में जब हमारा खत्म हो जाएगा औरंगजेब, उसके बाद लेटर मुगल्स होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। औरंगजेब को मार देंगे, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। वो खत्म होने के बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न हिस्ट्री। कम है, 3-4 दिन बचा है, ये चीज है। आप लोग क्या करके आएंगे? रिवीजन। मुझे पता नहीं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, वेदर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। मैं जो है क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बीच में कि अच्छा हमने हमने बहुत सारा फैक्ट गैदर किया है इस बीच, मालूम है ना? ठीक है, तो जो प्रीलिम्स वाले एंगल होंगे वो वी विल बी डिस्कसिंग। समझ में? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स मैम? सफाविद से तो मैंने बोला ही नहीं। औरंगजेब तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस तिमूरियों के साथ हमेशा से रहा है कि वो खुद तिमूरी है, पर सफाविद इज ऑल टुगेदर अ पर्शियन एम्पायर। औरंगजेब जो है एक एक शादी पारसी से किया है, इस्टिया से किया है। हाँ। वो तुम जो भी बोल लो उसको, उसको तुम कॉन्क्यूबाइन बोल लो या वो बोलो, तो बाकी वाइफ तो कॉन्क्यूबाइन ही है यार सबकी। एक को तुम हेड क्वीन बोल दो, मैरुनिसा को बोल दो, उसके बाद तो सब कॉन्क्यूबाइन ही हो जाती है। अच्छा, औरंगजेब सफाविद से कर लेगा?
मैं बताऊंगा उसके बारे में। औरंगजेब शिया से शादी नहीं करेगा, बात करेंगे ना उसके बारे में। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ। विल बी डिस्कसिंग इन औरंगजेब चैप्टर। नोबेलिटी सर खा जाएगी उसके। उसे मुसलमान ही नहीं बनना है, उसे सुन्नी मुसलमान बनना है, हनाफी। हाँ, तो दारुल इस्लाम एस्टेब्लिश करना है, दारुल हर्ब से लेके दारुल। अच्छा, ये जो दारुल हर्ब से लेके दारुल इस्लाम, ये वहाबियों को भी है। इसका जो कुत्ता काटना कहते हैं ना जिसको, ये वहाबियों के अंदर भी है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम का बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, विल बी डिस्कसिंग इट, ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और औरंगजेब हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल नेक्स्ट दिन तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा, औरंगजेब काफी कर लेंगे, क्योंकि शाहजहां ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। प्योर मुस्लिम क्या होता है? ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, ये जो मैं बोला ना, ये बोला है कि वो मुसलमान जो कि कुरान की हर टीचिंग्स को माने, ये बोले, ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं 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 नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? नहीं, कौन, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कौन बोलेगा कि तुम एकदम प्योर हिंदू हो? नहीं समझे बात को? मैंने तुम्हें बोला प्योर हिंदू है, मैं कौन होता हूं ये बात बोलने वाला, ये सर्टिफिकेट देने वाला? ये कुछ नहीं होता है। समझे बात हो कि नहीं? प्योर हिंदू, प्योर मुसलमान, ये सब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। समझे बात हो कि नहीं? ये जितने भी राजा होते हैं ना, वो सारे फैसले राजनीतिक लेते हैं, इनका प्योर और इनप्योर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो बेवकूफ है जो औरंगजेब को प्योर समझ रहे हैं, और क्या कहते हैं, जहांगीर को इम्प्योर समझ रहे हैं। ये सारे राजनीतिक फैसले हैं। थैंक यू।